इस किले में बने हैं 7 द्वार और इसकी दीवारों पर तोप रखी हुई है, जिनमें से आखिरी द्वार पर रखी 16 फीट लंबी तोप को आज भी देखा जा सकता है। किले के अंदर भारत माता को समर्पित एक मंदिर भी है। तो वहीं किले में एक और बहुत रोमांचक जगह हाथी हौड़ पानी की टंकी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आपको बता दें कि दौलताबाद किले को भीलम नामक राजा ने 11वीं सदी में खोजा था। तब इस शहर को देवगिरी के नाम से जाना जाता था। काफ़ी समय बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद का इस्तेमाल अपने राज्य का विस्तार करने में किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद भी कई शासक हुए। ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के समय इस किले को मुगलों ने जीत लिया था और इसे मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत तक इस किले पर मुगल शासन का ही अधिकार रहा, जब तक यह हैदराबाद के निजाम के कब्जे में नहीं आया। सालों से दिल्ली देश की राजधानी रही है, लेकिन मुगल शासनकाल के दौरान कुछ समय के लिए औरंगाबाद के पास स्थित दौलताबाद को देश की राजधानी बनाया गया था। उस दौरान पूरे देश का कामकाज दौलताबाद के किले से संचालित होता था। मध्यकालीन भारत के सबसे ताकतवर किला के रूप में प्रसिद्ध दौलताबाद किले को पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था। यादव काल में निर्मित इस किले को लेकर इतिहासकारों का कहना है कि देवताओं के पर्वतों पर बसे होने के कारण इसका नाम देवगिरी पड़ा। औरंगाबाद शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवगिरी वर्तमान में एक छोटा सा गांव है। तकरीबन 200 मीटर ऊंचे इस किले की दीवारें और दरवाजे इतने मजबूत थे कि कई हाथी मिलकर भी इसे तोड़ नहीं सके। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित इस किले ने अपने निर्माण वर्ष 1188, 1318 से लेकर सन 1762 तक कई शासक देखे। इस किले पर यादव, खिलजी और तुगलक वंश ने शासन किया। इस पर सबसे पहले मुगल आक्रमणकारी के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1295 से 1298 तक हमला बोला था। इस अवैध किले को जीतने के लिए उसने रसद तक बंद करा दिया था, जिसके बाद यादव वंश के राजा रामदेव ने हार स्वरूप राजस्व देना स्वीकार किया। कहा जाता है कि राजस्व में मिले अकूत दौलत को लादने के लिए खिलजी के बेड़े में शामिल हाथी, घोड़े और ऊंट कम पड़ गए थे। यादव राजाओं के बाद में दिल्ली के सुल्तान को राजस्व देना बंद कर दिया था, जिससे देवगिरी को 1307, 1310 और 1318 में मलिक कफूर का आक्रमण झेलना पड़ा। इसके बाद 1324 ईस्वी के दौरान दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बना, जिसने दक्कन के इस अवैध किले में मिली अकूत दौलत को देखते हुए इसका नाम दौलताबाद यानी दौलत से आबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर काम करते हुए सुनियोजित ढंग से पूरी दिल्ली को देवगिरी में बसाने के लिए दोनों शहरों के बीच के मार्ग पर सालों साल काम करवाया। इसका जिक्र तुगलक के समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की फारसी भाषा में लिखी किताब तारीखें फिरोज शाही में मिलता है। बर्नी ने तुगलक को दूरदर्शी सोच वाला सुल्तान माना। वो लिखता है कि दिल्ली का देश के दूसरे छोर पर होना राजधानी के लिहाज से तुगलक को सही नहीं लगा। पूरे देश पर शासन करने के लिए दौलताबाद को भारत के मध्य में पाते हुए उसने सबसे उपयुक्त दौलताबाद को राजधानी बनाने के बाद सबसे पहले बिन तुगलक ने अपनी मां और प्रजा को यहां भेजा, लेकिन दिल्ली के लोग 7-8 साल में ही मराठी, आबो हवा और भिन्न संस्कृति में तालमेल बिठाने के उकता गए और वापस भागने लगे। इतिहासकारों की माने तो सुल्तान को सिर्फ 10 सालों में ही अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने दिल्ली को वापस राजधानी घोषित कर दिया। तमाम लोग वापस लौट गए,
जो लोग यहाँ रहे उन्होंने अपने कारोबार को यहाँ फैला लिया था। इतिहासकारों की माने तो इस शहर को अंगूर, अंजीर, नान खलिया, जो कि एक तरह का भोजन होता है, जैसे खाने से परिचित करवाने का श्रेय बिन तुगलक को जाता है। तुगलक ने अपने काल में सोने चांदी और चमड़े की मुद्राएं भी चलाई थीं। इस कारण कुछ इतिहासकार उसे पागल बादशाह भी कहते हैं। आज आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जहां से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यादव वंश द्वारा निर्मित कराया गया किला देवगिरी। साल 1187 में यादव राजा भीलमा पांचवें के द्वारा बनवाए गए इस किले की कई खास विशेषताएं हैं, जिनके कारण यह किला अपने आप को देश के अन्य किलों से हटकर है। और यही कारण है कि इसकी खूबसूरती, इसके गौरवशाली इतिहास और इसकी अनूठी वास्तुकला को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। दो 200 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित और 95 हेक्टेयर में फैला दौलताबाद का किला डेक्कन की दृढ़ता और राजनीतिक विद्वता का प्रतीक है। इसके चारों ओर इसके अंदर एक मजबूत रक्षा प्राचीर होने के कारण इस किले को अभेद्य माना जाता रहा है। महाकोट यानी 54 गणों वाली 4 अलग अलग दीवारें किले को घेरे रखती हैं, जिसका घेरा लगभग 5 किलोमीटर का है। दीवारें लगभग 6 से 9 फीट मोटी और 18 से 27 फुट ऊंची हैं। परिसर में मौजूद गोला बारूद और अनाज के भंडार इस ऐतिहासिक और मजबूत संरचना की सैर को और भी रोमांचक बना देते हैं। इसकी एक और दिलचस्प विशेषता है हाथी हौद, जो कि एक विशाल पानी की टंकी है जिसकी क्षमता लगभग 10,000 घन मीटर है। आज ये विशाल टंकी सभी को आश्चर्यचकित कर देती है। इस किले के भीतर मौजूद 30 फीट ऊंचे चांद मीनार को भी आप देख सकते हैं। यहाँ की तुगलक युग का शाही स्नान की अनोखी और अति सुंदर संरचना भी देखने योग्य है। इसमें मालिश कराने के कमरे, गर्म पानी और भाप से स्नान के लिए भी कमरे हैं। जिनके लिए पानी को अच्छे से व्यवस्थित टंकियों, नहरों, नलिकाओं और वेंटिलेटर आदि से पहुंचाया जाता था। पर्यटकों को यहाँ किले के कई बड़े हिस्सों के अवशेष देखने को मिल सकते हैं, जैसे किले के बाहर की खाई, किलेबंदी की दीवारें, सीढ़ियों वाले कुएं, दरबार की इमारत, भारत माता को समर्पित एक अनूठा मंदिर, प्रजा के लिए एक सार्वजनिक दीवान कक्ष, पानी के कुंड और पत्थरों को काटकर बनाया मार्ग। हाल ही में किले खुदाई की गई, जिसके शहर का एक निचला हिस्सा भी सामने आया, जिनमें कई बड़े मार्ग और गलियां थीं। औरंगाबाद से एलोरा के रास्ते पर स्थित इस किले का निर्माण एक यादव शासक राजा भीलमा ने वर्ष 1187 में करवाया था। इस शहर को तब देवगिरी यानी देवताओं की पहाड़ी के निवास के रूप में जाना जाता था। इसके सामरिक महत्व के कारण इस भव्य किले को जीतने की लालसा कई प्रभावशाली शासकों से पूरे इतिहास में रही। दिल्ली के शासक मोहम्मद तुगलक इस किले से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने शहर का नाम बदलकर दौलताबाद यानी धन का शहर रख दिया और अपने दरबार और राजधानी को यहीं लाने का फैसला किया। दिल्ली की पूरी आबादी को यहां लाया गया था। बाद में यह बहमानी शासकों के द्वारा हसन गंगू से लेकर अहमदनगर के निजाम शाहियों के अधिकार में रहा। इसके बाद भी मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस किले पर कब्जा करने से पहले इसकी 4 महीने तक घेराबंदी की थी। बाद में मराठों ने इसे हथिया लिया था और फिर वर्ष 1724 ईस्वी में हैदराबाद के निजामों ने इस पर कब्जा कर लिया। अगर आप औरंगाबाद, अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने के लिए जा रहे हैं, तो साथ ही वहां एक ऐसा किला है जिसे देखने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। इस किले को देखने के बाद आपको भी यही लगेगा
कि औरंगाबाद को टूरिस्ट के बीच मशहूर बनाने में अजंता और एलोरा की गुफाओं के साथ साथ ये किला भी वजह रहा है। औरंगाबाद को खासतौर से अजंता और एलोरा गुफाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये जगह बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ चट्टानों को काटकर एक किला बनाया हुआ है, जिसे देखने के लिए कई मीलों से भी टूरिस्ट आते हैं। चट्टानों को काटकर दौलताबाद किला बनाया गया है, जो उस वक्त के उत्तम वास्तुकला का नायाब नमूना है। अगर हम इंडिया के सबसे मजबूत और विशाल किलों के बारे में बात करें तो इसमें दौलताबाद किले का नाम भी आता है। दौलताबाद किला 200 मीटर ऊंची शंकुकार पहाड़ी पर बना हुआ है। इतनी ऊंचाई पर बने होने की वजह से ही दुश्मन सेना का यहां तक पहुंच पाना मुश्किल होता था। इस किले के अंदर और भी कई दूसरे स्मारक जैसे भारत माता मंदिर, चंद मीनार, जलाशय, चीनी महल, बाजार बने हुए हैं। भारत के विशाल किलों में दौलताबाद किले का नाम आता है, इसलिए इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दुश्मन हमला करने से पहले 1000 बार सोचता था। इस किले की खासियत है कि ये जिस पहाड़ी पर बना है उसके चारों ओर खाइयां हैं। 95 हेक्टेयर एरिया में फैले इस किले की सुरक्षा के लिए ऊंची दीवारें हैं, जिन्हें कोट कहते हैं। मुख्य किले तक इस किले में बने हैं 7 द्वार और इसकी दीवारों पर तोप रखी हुई है, जिनमें से आखिरी द्वार पर रखी 16 फीट लंबी तोप को आज भी देखा जा सकता है। किले के अंदर भारत माता को समर्पित एक मंदिर भी है। तो वहीं किले में एक और बहुत रोमांचक जगह हाथी हौड़ पानी की टंकी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आपको बता दें कि दौलताबाद किले को भीलम नामक राजा ने 11वीं सदी में खोजा था। तब इस शहर को देवगिरी के नाम से जाना जाता था। काफ़ी समय बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद का इस्तेमाल अपने राज्य का विस्तार करने में किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद भी कई शासक हुए। ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के समय इस किले को मुगलों ने जीत लिया था और इसे मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत तक इस किले पर मुगल शासन का ही अधिकार रहा, जब तक यह हैदराबाद के निजाम के कब्जे में नहीं आया। सालों से दिल्ली देश की राजधानी रही है, लेकिन मुगल शासनकाल के दौरान कुछ समय के लिए औरंगाबाद के पास स्थित दौलताबाद को देश की राजधानी बनाया गया था। उस दौरान पूरे देश का कामकाज दौलताबाद के किले से संचालित होता था। मध्यकालीन भारत के सबसे ताकतवर किला के रूप में प्रसिद्ध दौलताबाद किले को पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था। यादव काल में निर्मित इस किले को लेकर इतिहासकारों का कहना है कि देवताओं के पर्वतों पर बसे होने के कारण इसका नाम देवगिरी पड़ा। औरंगाबाद शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवगिरी वर्तमान में एक छोटा सा गांव है। तकरीबन 200 मीटर ऊंचे इस किले की दीवारें और दरवाजे इतने मजबूत थे कि कई हाथी मिलकर भी इसे तोड़ नहीं सके। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित इस किले ने अपने निर्माण वर्ष 1188, 1318 से लेकर सन 1762 तक कई शासक देखे। इस किले पर यादव, खिलजी और तुगलक वंश ने शासन किया। इस पर सबसे पहले मुगल आक्रमणकारी के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1295 से 1298 तक हमला बोला था। इस अवैध किले को जीतने के लिए उसने रसद तक बंद करा दिया था, जिसके बाद यादव वंश के राजा रामदेव ने हार स्वरूप राजस्व देना स्वीकार किया। कहा जाता है कि राजस्व में मिले अकूत दौलत को लादने के लिए खिलजी के बेड़े में शामिल हाथी, घोड़े और ऊंट कम पड़ गए थे। यादव राजाओं के बाद में दिल्ली के सुल्तान को राजस्व देना बंद कर दिया था, जिससे देवगिरी को 1307, 1310
और 1318 में मलिक कफूर का आक्रमण झेलना पड़ा। इसके बाद 1324 ईस्वी के दौरान दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बना, जिसने दक्कन के इस अभेद किले में मिली अकूत दौलत को देखते हुए इसका नाम दौलताबाद यानी दौलत से आबाद रखा था। योजना पर काम करते हुए सुनियोजित ढंग से पूरी दिल्ली को देवगिरी में बसाने के लिए दोनों शहरों के बीच के मार्ग पर सालों साल काम करवाया। इसका जिक्र तुगलक के समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की फारसी भाषा में लिखी किताब तारीखें फिरोज शाही में मिलता है। बर्नी ने तुगलक को दूरदर्शी सोच वाला सुल्तान माना। वो लिखता है कि दिल्ली का देश के दूसरे छोर पर होना राजधानी के लिहाज से तुगलक को सही नहीं लगा। पूरे देश पर शासन करने के लिए दौलताबाद को भारत के मध्य में पाते हुए उसने सबसे उपयुक्त स्थान समझा। 2 चरणों में 1326 से 1327 और 1328 से 1329 में पूरी दिल्ली को सुल्तान ने दौलताबाद को राजधानी बनाने के बाद सबसे पहले बिन तुगलक ने अपनी मां और प्रजा को यहां भेजा, लेकिन दिल्ली के लोग 7-8 साल में ही मराठी आबो हवा और भिन्न संस्कृति में तालमेल बिठाने के उकता गए और वापस भागने लगे। इतिहासकारों की माने तो सुल्तान को सिर्फ 10 सालों में ही अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने दिल्ली को वापस राजधानी घोषित कर दिया। तमाम लोग वापस लौट गए। जो लोग यहाँ रहे उन्होंने अपने कारोबार को यहाँ फैला लिया था। इतिहासकारों की माने तो इस शहर को अंगूर, अंजीर, नान खलिया, जो कि एक तरह का भोजन होता है, जैसे खाने से परिचित करवाने का श्रेय बिन तुगलक को जाता है। तुगलक ने अपने काल में सोने चांदी और चमड़े की मुद्राएं भी चलाई थीं। इस कारण कुछ इतिहासकार उसे पागल बादशाह भी कहते हैं। अभी तक आपने देखा देवगिरी किले का दौलताबाद बनने तक का सफर और इस किले के गौरवशाली इतिहास के बारे में। अब आपको बताते हैं ऐसे ही एक और किले के बारे में। भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित रायसेन का किला। कहा जाता है कि इस किले में पारस पत्थर था जिसकी रखवाली जिन्न करते थे। 12वीं ईस्वी में निर्मित यह किला रायसेन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण रहा। पहाड़ी की चोटी पर इस किले के निर्माण के बाद रायसेन को पहचान मिली। मलुआ पत्थर से बना हुआ यह किला प्राचीन वास्तुकला एवं गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है, जो इतनी शताब्दियों बीत जाने पर भी शान से खड़ा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी किले में दुनिया का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी मौजूद है। कहा जाता है कि रायसेन के इस किले पर शेरशाह सूरी ने भी शासन किया था। यहाँ के राजा के पास पारस पत्थर था, जिसे किसी भी चीज को छू लेने भर से वह सोना हो जाती थी। कहा जाता है कि इसी पारस पत्थर के लिए कई युद्ध भी हुए। जब यहाँ के राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को किले पर ही स्थित एक तालाब में फेंक दिया था। विशाल पत्थरों से बनी हुई दीवारें 9 दरवाजों से बाहर खुलती है और इनके ऊपर 13 बुर्ज हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि किले में 40 कुओं के साथ जल प्रबंधन एवं संरक्षण का एक उत्तम तंत्र है। किले के आसपास के क्षेत्र में भी कई प्राचीन गुफाएं एवं भित्ति चित्र हैं, जो हमारे देश के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति के बारे में बताते हैं। रायसेन का किला इतिहास की अनूठी दास्तान है। 11वीं शताब्दी के आसपास बने इस किले पर कुल 14 बार विभिन्न राजाओं, शासकों ने हमले किए। तोपों और गोलों की मार झेलने के बाद आज भी यह किला सीना तान कर खड़ा है। भारत में राजाओं के ऐसे कई किले हैं जो अपने आप में एक अनूठी कहानी समेटे हुए हैं। ये किले भारत की शान तो कहे ही जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ की कुछ ऐसी रहस्यमय बातें भी हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। रायसेन किले के बारे में कहा जाता है
कि यहाँ शासन कर रहे राजा ने खुद अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे एक बेहद ही हैरान करने वाली ऐतिहासिक कहानी है। कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई थी, जिसकी बदौलत ही उसे जीत नसीब हुई थी। 1543 ईस्वी में इसे जीतने के लिए शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया था। उस समय इस किले पर राजा पूरन मल का शासन था। उन्हें जैसे ही ये पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है तो उन्होंने दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। तलवार से काट दिया था। ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य रानी से किसी प्रकार का बदला लेना नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा करना था। जी हाँ, ये वही किला है जिसे जीतने के लिए 15वीं सदी में शेरशाह सूरी ने सिक्के को गलवाकर तोपें बनवाई थी। इतना ही नहीं, मालवा की पूरी सीमा पर स्थित इस किले को जीतने के लिए शेरशाह को धोखे का सहारा लेना पड़ा था, जिसके बाद से ही वह इस किले पर अपना झंडा लहरा सका। ऐसी स्थिति को देखते हुए यहाँ के तत्कालीन राजा पूरन मल ने अपनी पत्नी का स्वयं सिर काटा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।